प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन सिस्टम में कल तो एटलीस्ट हमने इतना तो देखा ही है कि आर्टिकल 54 में इसका प्रोविज़न है। और आर्टिकल 54 बेसिकली ये बताता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन ये सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से हो गए, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ये है। तो ये सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम से जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, तो इस बेसिकली इलेक्शन में जो हमने कल वोटर्स देखे थे कि ठीक हम ये देख रहे हैं कि स्टेट्स के सारे असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो वोट करेंगे। इसके अलावा जो पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी वोट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग नंबर्स पे ध्यान दें तो हमें एक बड़ी गड़बड़ी दिख सकती है उसमें ना। जैसे कल हमने देखा है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर्स, अब दोनों हाउस के मेंबर्स में जैसे लोकसभा में टोटल मेंबर्स निकल रहे थे 543, यहाँ राज्यसभा के 233, तो टोटल ये मेंबर्स हो रहे थे लगभग 776। और अगर हम लोग 31 असेंबलीज के मेंबर तो भाई इन्हीं के जो नंबर्स थे वो निकल रहे थे 4120, लगभग इतना एग्जैक्टली आज हम लोग देखेंगे। मामला ये है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबको इक्वली वेटेज मिले, तो यहाँ तो हमें बिल्कुल भी ये इक्वल वेटेज नहीं दिख रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा इनइक्वल है। आप सोचिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वोटर्स और स्टेट गवर्नमेंट के पास वोटर्स, अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो अगर पूरे के पूरे 31 स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किए कि भाई ये ही बंदा प्रेसिडेंट बनना चाहिए, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी कोशिश हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पसंद का कोई भी पर्सन ये प्रेसिडेंट नहीं हो पाएगा। तो ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना ज़रूरी था। अगर हम लोग इस सिस्टम से जाए ना कि 1 पर्सन 1 वोट, तो यहाँ तो कभी भी स्टेट जो है वो ऊपर चली जाएंगी और सेंट्रल को कोई महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम में फंडा यही चलेगा 1 पर्सन 1 वोट, लेकिन हमें हर एक वोट का वैल्यू निकालना रहता है। वैल्यू किस लिए? वैल्यू इसलिए कि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर्स के वोट का वैल्यू निकलेगा और 31 असेंबलीज के भी मेंबर्स के वोट का जब वैल्यू निकलेगा, तो वो वैल्यू बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्जैक्ट जो है वो सिमिलर होगा 100%। मतलब जितना इन्हें वेटेज रहेगा उतना ही इन्हें वेटेज रहेगा। अभी है क्या वेटेज इक्वली? नहीं, उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना है, बस वही देखना है हमें। हम उसके लिए कुछ फार्मूलाज यूज़ करते हैं और फार्मूलाज को यूज़ करके हम हर एक मेंबर के वोट का वैल्यू निकालते हैं। और उसका वैल्यू निकालने के बाद जब ये पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाएगा तो हमें समझेगा कि भाई अब पार्लियामेंट के भी और असेंबली के भी जो मेंबर्स के जो वोट्स के वैल्यू है वो इक्वल है। वो कैसे क्या, थोड़ा 20-25 मिनट थोड़ा आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, एकदम से 2 मिनट में कुछ नहीं समझने वाला। पूरा जब प्रोसेस ये एंड हो जाएगा उसके बाद आप खुद कहोगे कि हाँ भाई अब ये हो गया इक्वल। ठीक है, तो इन इलेक्टेड मेंबर्स के वोट का वैल्यू निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज हमें पहले समझना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स के वोट का वैल्यू निकालने के लिए। और ये जो असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स के वोट का वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है आर्टिकल 55 में। 15-20 मिनट बस शांति से देखो, समझो बस इस बात को। हम क्या क्या करने वाले हैं, तो हम असेंबली के सारे इलेक्टेड मेंबर्स के भी वोट का वैल्यू निकालेंगे। एक बार असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर का वोट का वैल्यू निकल गया तो उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के भी मेंबर्स के वोट का हमने वैल्यू निकालना है। वो क्यों निकालना है हम लोग देखेंगे। पहले इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि जब हम लोग स्टेट के असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स का वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए उस पर्टिकुलर स्टेट का पॉपुलेशन और उस पर्टिकुलर स्टेट के असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स के नंबर्स हमें चाहिए होंगे। इसका फॉर्मूला ये है कि पर्टिकुलर स्टेट का टोटल पॉपुलेशन अपॉन उस स्टेट के असेंबली के
इलेक्टेड ओनली, हम लोग नॉमिनेट मेंबर्स को चांस देते हैं क्या वोट करने का? वैसे भी नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स के नंबर इनटू 1/1000, जो भी निकलेगा वो रहने वाला है उस पर्टिकुलर स्टेट के इलेक्टेड मेंबर का वोट का वैल्यू। कैसे? एग्जाम्पल में लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें महाराष्ट्र स्टेट के मेंबर्स के वोट का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला तो ये दिया है कि उस स्टेट का पॉपुलेशन लीजिए, उस पॉपुलेशन को आपने नीचे जो है वो डिवाइड करना है स्टेट असेंबली के टोटल नंबर से, इंटू 1/1000 कीजिए, जो भी बाहर निकलेगा वो एक इलेक्टेड मेंबर्स के वोट का वैल्यू रहेगा। कैलसी का आप यूज़ कर सकते हो, कैलसी निकालिए। अगर महाराष्ट्र का पॉपुलेशन अगर 5 करोड़ है और महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में टोटल नंबर इलेक्टेड मेंबर्स के कितने हैं? 288, तो 5 करोड़ अपॉन 288 इंटू 1/1000 कीजिए। मतलब किसी को ये तो दिक्कत नहीं हुई ना कि पहले तो ये देखना पड़ेगा सर कि 5 करोड़ में कितने जीरो रहते हैं। ये तो लगभग क्लियर है, ठीक है। कितना निकल रहा है? 173। अच्छा, ये एग्जैक्ट 173 निकल रहा है कि 173 पॉइंट समथिंग निकल रहा है? देखो थोड़ा उसको देखो, या फिर एक एग्जाम्पल में 173.6, ओके चलो 173.6। अब यहां हमने फॉर्मूला यूज करके जो भी हमें फाइनल नंबर मिला है वो 173.6 मिला है। अब पॉइंट के बाद ऑफकोर्स अगर 6 है तो हमें उसे राउंड फिगर करना पड़ेगा, और अगर राउंड फिगर करना है तो बेसिकली अब ये नंबर जाएगा 174। अब ये 174 क्या निकला है? तो वो 174 निकला है महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के एक इलेक्टेड मेंबर के वोट का वैल्यू। महाराष्ट्र स्टेट के असेंबली के एक इलेक्टेड मेंबर के वोट का वैल्यू। इसका मतलब ये कि जब महाराष्ट्र का वो मेंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने जाएगा तो वो वोट एक ही देने वाला है, लेकिन उसके नाम से जो वैल्यू एड ऑन हो गए वो हो गए 174। वो बिल्कुल भी जाके वहां पे 174 टाइम बटन नहीं दबाने वाला, वो बटन एक ही बार दबाएगा, वो वोट एक ही बार देगा, लेकिन उसके नाम से 174 वैल्यू ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने भी इतने 31 असेंबलीज में से बस एक असेंबली के एक इलेक्टेड मेंबर के वोट का वैल्यू निकाला है। अगर ये एक का निकला है तो हम पूरे के पूरे असेंबली का भी तो वोट का वैल्यू निकाल सकते हैं, इजी है। अगर एक का 174 निकल रहा है और महाराष्ट्र स्टेट में टोटल 288 मेंबर्स हैं तो आप सीधा सीधा 174 इंटू 288 कर दो, जो भी हाथ में मिलेगा वो महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के सारे इलेक्टेड मेंबर्स के वोट का वैल्यू निकलेगा। कितना निकल रहा है? लगभग 50,112। ठीक, इतना निकल रहा है। तो ये हुआ महाराष्ट्र के टोटल मतलब 288 मेंबर्स का वोट का वैल्यू, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि महाराष्ट्र असेंबली का टोटल वैल्यू ये 50,112 इतना निकल रहा है। अब जैसे हमने महाराष्ट्र का निकाला वैसे ही हम लोग निकालेंगे यूपी का, वैसे ही बिहार का, वैसे ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, दिल्ली, जितने भी असेंबलीज हैं सारे असेंबलीज के हमें इलेक्टेड मेंबर्स के वोट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला इसी के लिए है कि हम स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स के वोट का वैल्यू निकालें। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग वो समझेंगे ही। ठीक है, एक बार सारे असेंबली के वोट का मतलब असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स का वोट का वैल्यू एक बार निकल गया तो फिर हम लोग जाएंगे पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट में फिर जितने मेंबर्स हैं उतने मेंबर्स के भी वोट का वैल्यू निकाला जाएगा। लेकिन अब ये फॉर्मूला होने के बाद हमें नेक्स्ट फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके वोट का वैल्यू कैसे निकलेगा। ये फॉर्मूला किया, ठीक है, नोट किया है। और एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख ही लेना कि महाराष्ट्र स्टेट पॉपुलेशन अगर 5 करोड़ है, असेंबली मेंबर्स अगर 288 हैं इंटू 1/1000, सो 173.6 निकल रहा था। उसको याद रखना कि अगर पॉइंट में निकल रहा है तो उसे राउंड फिगर करना है। फिर से मैं एग्जांपल में लिख रहा हूँ,
कि जैसे महाराष्ट्र का हमने वैल्यू निकाला तो पूरे महाराष्ट्र असेंबली का वैल्यू जो है वो 50,000 समथिंग 112 जो निकला है वो निकला है। इसी के जैसे हमने यूपी का भी निकाला, आसाम का भी निकाला है, त्रिपुरा का भी निकाला है। जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे असेंबली है, उस असेंबली की जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका हमने वोट का वैल्यू निकाला। ठीक, तो ऐसे पूरे टोटल असेंबली जो है वो तो है 31, और ऐसे 31 असेंबली के सारा का सारा सारे 31 असेंबली के वोट का वैल्यू अगर एग्जाम्पल के लिए 50 लाख इतना अगर निकल रहा होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि बेसिकली अब इसके आधार पे हम लोग पार्लियामेंट के बोथ हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स का वोट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए पहले फिर से हमें फॉर्मूला जो है वो रखना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला जो है कि ऑल असेंबली मेंबर, मतलब जितने भी स्टेट के असेंबलीज थे उसका जितना भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू निकला है वो टोटल वैल्यू अपॉन पार्लियामेंट के बोथ हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स, इनका कैलकुलेशन, इनका यहाँ से इनको डिवाइड करके जो भी बाहर आएगा, जो भी नंबर बाहर आएगा वो रहेगा पार्लियामेंट के एक मेंबर के वोट का वैल्यू। ठीक है, समझते। एग्जाम्पल फॉर्मूला हमने ये लगाया है कि जितने भी 31 असेंबलीज थे उन 31 असेंबलीज का जितना भी बल्क में वैल्यू निकला है, जैसे महाराष्ट्र का 50,000 निकला था वैसे बाकी असेंबलीज का भी वैल्यू निकला है। ये पूरा बल्क का वैल्यू हमने रख दिया है ऊपर, और उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं पार्लियामेंट के बोथ हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और इनको डिवाइड करके जो भी बाहर निकलेगा वो वैल्यू रहेगा पार्लियामेंट के एक मेंबर के वोट का वैल्यू। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर सारे स्टेट के असेंबली का वोट का वैल्यू 50 लाख निकला है तो इसको डिवाइड करना है आपको आपके पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स से। तो दोनों हाउस में जैसे लोकसभा में कितने मेंबर्स 543, राज्यसभा में 233, तो लगभग ये नंबर निकल रहे थे 776। तो 50 लाख से 50 लाख को 776 से डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है 644,329, 6,44,329। ठीक है, इतना निकला है 50 लाख अपॉन, ठीक है 776। ठीक है, उतना अगर निकलता है तो इसको हमें, ये किसका निकला है वैल्यू, बस एक मेंबर का। ऑफकोर्स अगर ऐसे ही हमें पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स का वैल्यू निकालना है तो जितना भी वैल्यू निकला है इसको मल्टीप्लाई करना है 776 से, तो जो भी बाहर निकलेगा वो पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स के वोट का वैल्यू रहेगा। यहाँ पे हमने रैंडम नंबर्स लिए इसलिए वो नंबर जो है वो बड़ा दिख रहा है। अब हाँ, कितना निकल रहा है 0.29 है। हाँ ठीक है, अभी हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स देखेंगे ही तो वो समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये फॉर्मूला लगा के हम लोग किस तरीके से इसके वैल्यूज निकालते हैं और किस तरीके से जो है वो असेंबली के मेंबर्स के वोट का वैल्यू एंड पार्लियामेंट के मेंबर्स का वोट का वैल्यू ये इक्वल हो जाता है। पहले हमने असेंबलीज के मेंबर्स का वोट का वैल्यू निकाला, उसका फॉर्मूला हमने लगाया कि पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इनटू 1/1000। जो भी निकला है वो एक का वैल्यू था, उसको मल्टीप्लाई करके हमने सारे असेंबली का वैल्यू निकाल दिया। इस तरीके से जो सारे असेंबलीज के वैल्यू निकला है उसके आधार पे हम लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स के वोट का वैल्यू निकाल रहे हैं। उसका फॉर्मूला था टोटल वैल्यू आपके असेंबली का अपॉन आपके बोथ हाउस के इलेक्टेड मेंबर, जो भी बाहर निकलेगा वो एक पर्सन का, एक इलेक्टेड मेंबर का वैल्यू निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई करना है 776 से, तो पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स का वैल्यू जो है उस तरीके से निकलेगा। अब इसको हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स पे देख के उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट्स, देन उस स्टेट के असेंबली के सीट्स, उस स्टेट का पॉपुलेशन, उस स्टेट का पॉपुलेशन और असेंबली के सीट्स के आधार पे उस स्टेट का जो भी वैल्यू निकल रहा है वोट का एक पर्सन का, और उसके अलावा फिर टोटल उस असेंबली का हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा। तो हम सीधा महाराष्ट्र चलते हैं, महाराष्ट्र देखते हैं कि महाराष्ट्र का ये हुए 288, मतलब 288 क्या है असेंबली के मेंबर्स। महाराष्ट्र स्टेट का पॉपुलेशन 5,41,4 लाख जो भी निकल रहा है वो उसका पॉपुलेशन है।
उस आधार पे पॉपुलेशन अपॉन 288, तो एक पर्सन का, एक मेंबर का वैल्यू निकल रहा था 175, राइट। ये एक का है तो सबका कितना, तो 175 टू 288 50,400। तो जैसे हमने महाराष्ट्र का निकाला वैसे हमने सारे स्टेट्स का निकाला, और सारे स्टेट्स एंड आपके असेंबली का निकाल के 31 है, 31 असेंबलीज हैं। इन 31 असेंबलीज का जब हमने वैल्यू निकाला तो 31 असेंबली का टोटल जो नंबर जा रहे थे 4121, कल ही हमने वो नंबर लिया था। ये कंट्री का टोटल पॉपुलेशन था। उस आधार पे सारे असेंबलीज के वोट का वैल्यू जो निकल रहा था वो 5,49,495। अब ठीक है, यहाँ तक हमने क्या निकाला, कैसे निकाला, यहाँ तक क्लियर है। एक का जैसे यहाँ पे जो लास्ट है पौंडीचेरी की पूरे असेंबली का या फिर पौंडीचेरी की एक मेंबर का वैल्यू निकल रहा था 16, क्योंकि पॉपुलेशन में भी बहुत छोटा और नंबर्स में भी बहुत छोटा है। बस 30 मेंबर्स बैठते हैं इलेक्टेड, टोटल 32 मिलते हैं, 2 नॉमिनेट रहते हैं, 30 इलेक्टेड है। 30 इलेक्टेड मेंबर, इनका पॉपुलेशन इतना है, उस हिसाब से एक मेंबर का इतना निकला, सबका इतना निकला। ऐसे 31 असेंबली का 549,495। ठीक है यहाँ तक, ठीक। ये हुआ फर्स्ट फार्मूला से निकला हुआ सारा नंबर। अब सेकंड फार्मूला क्या था, सेकंड में हमने किसका निकालना था वैल्यू, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको निकालना था। उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, टोटल वैल्यू ऑफ असेंबली डिवाइड बाय पार्लियामेंट के बोथ हाउस के इलेक्टेड मेंबर। तो टोटल वैल्यू ऑफ असेंबली कितना आ रहा है, ये हमारे सामने 5,49,495। ठीक है, और जो टोटल आपके बोथ हाउस के जो मेंबर्स है वो तो नंबर्स पता ही हमें 776। तो अब उस आधार पे अगर हम लोग निकलने जाएं तो जैसे लोकसभा 543, राज्यसभा 233, टोटल 776, इनका फॉर्मूला लगा के अगर हम लोग निकालेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ असेंबली 5,49,495 डिवाइड बाय 776 इज इक्वल टू जो निकल रहा है वो 708। ये किसका वैल्यू है, एक एमपी का। अगर एक एमपी का इतना तो सबका कितना, तो 708 इंटू 776, इससे जो बाहर निकल रहा है वैल्यू वो निकल रहा है 5,49,408। मतलब लगभग ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपके इस असेंबली की वैल्यू से मिलता जुलता है ना। हमने सारे असेंबली के वोट का वैल्यू 5,49,495 निकाला और पार्लियामेंट के मेंबर्स का वैल्यू 5,49,408 निकल रहा है। मतलब लगभग 30, 40, 50, 60 वैल्यू का ही फर्क है, बाकी लगभग ये वैल्यू सेम आ गया। अब समझ में आ गया इतना हमने सर्कस क्यों किया। इतने फॉर्मूलाज लगाने के पीछे का हमारा मकसद ये था कि हमने असेंबली के वोट का वैल्यू और पार्लियामेंट के वोट का वैल्यू ये इक्वल करना था, ये बिल्कुल एज इट इज करना था। मतलब जिनको उतना वेटेज है उतना ही वेटेज हमें यहाँ रखना था। इस कारण हमने वो फॉर्मूला लगाया और उस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें मिली। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। वो लास्ट फॉर्मूला लिखा ना आपने, ठीक। बस आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए, वो ये कि महाराष्ट्र 288 तो ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन 5 करोड़। महाराष्ट्र का टोटल जो पॉपुलेशन था वो 11 करोड़ 23 लाख था, इतना था। लेकिन यहाँ पे तो हमें पॉपुलेशन मिल रहा है ओनली 5 करोड़ 41। अगर हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी का 2011 के सेंसस से जो पॉपुलेशन जाता है वो जाता है 19 करोड़ 95 लैक्स, मतलब लगभग 20 करोड़। तो अगर 20 करोड़ ये यूपी का पॉपुलेशन 2011 से जाता है तो हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे यूपी का, ये उत्तर प्रदेश, और यहाँ का तो पॉपुलेशन 8 करोड़ ओनली निकल रहा है। ये क्या गड़बड़ है? तो ये गड़बड़ नहीं है। आप सोचो कि हम कहते हैं कि बेसिकली हम उस इसका आपके स्टेट का पॉपुलेशन जो है उसको कंसिडर करके हम लोग इन मेंबर्स के वोट का वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन वो जो स्टेट का पॉपुलेशन हम लोग ले रहे हैं वो बिल्कुल भी हर बार वेरी नहीं करता। समझ के चलो कि उसके लिए काइंड ऑफ ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी काइंड ऑफ एक बेस ईयर कंसिडर हमने किया है। बेस ईयर
जैसे एग्जाम्पल लेंगे, मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। लोकसभा में जितने एमपीज जाते हैं वो एमपीज भेजने के पीछे का फॉर्मूला क्या है? पॉपुलेशन बेस। और क्या है फॉर्मूला पता है? 10 लाख के पीछे एक एमपी। ठीक है, 10 लाख के पीछे अगर एक एमपी, ये अगर फॉर्मूला है तो कंट्री का पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है। उस हिसाब से तो फिर लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में 1400 लोग बैठना चाहिए ना। मेरा मैथ्स नहीं देखो बड़ा कमजोर है, लेकिन ये एकदम परफेक्ट है। अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन है तो 1400 नहीं बैठना चाहिए क्या? बिल्कुल बैठना चाहिए। बैठ तो 543 रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंसस, जो पॉपुलेशन हमने कंसिडर करके रखा है ना, अभी भी वो पॉपुलेशन अभी का नहीं है 2011 का, ना वो 2001 का है, ना वो 1981 का है, वो है 1971। कहा गया 1971। ये सोचने वाली बात है यार। हम है 2025 को, और 2025 में भी 50 साल पुराना सेंसस हम लोग कंसिडर करके ले जा रहे हैं कि नहीं 1971 के पॉपुलेशन के आधार पे इतने सीट्स रहेंगे। ये कैसा? ये तो बड़ा जुल्म है। जुल्म नहीं है, जुल्म ना हो इसलिए किया गया, ये एक प्रोविजन है। उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग बाद में जब लोकसभा पढ़ेंगे ना तब मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन अभी एटलीस्ट याद रखो कि हमने जो कंसिडर किया है वो 1971। ठीक है, चलो दोनों फॉर्मूला क्लियर। ठीक, हम क्या कर रहे हैं वो समझ में आ गया, या फिर क्यों कर रहे थे वो समझ में आ गया। चलो ठीक, अब यहाँ फॉर्मूला का खेल खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे और तीसरा फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 55 जो हमने नोट किया ना, वो आर्टिकल 55 सिर्फ असेंबली के मेंबर्स के वोट का वैल्यू निकालने के लिए है। ठीक है, वहाँ पे बस असेंबली का वोट का वैल्यू निकालने के लिए वहाँ पे फॉर्मूला दिया है आर्टिकल 55। और जैसे आर्टिकल 54 हमने लिखा है, तो आर्टिकल 54 तो क्लियर करता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से होगा। अब ये सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से जब कोई इलेक्शन होता है तो उसका मीनिंग देखिए क्या है। सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से होने वाले इलेक्शन के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है वो ये कि किसी को भी चुन के आने के लिए रिक्वायर्ड वोट की जरूरत रहती है। किसी को भी चुन के आने के लिए मैक्सिमम वोट काम नहीं करने वाले उसे रिक्वायर्ड वोट की जरूरत रहेंगी। तो पहले तो उसे हम लोग समझ लेंगे कि ये रिक्वायर्ड वोट क्या है और मैक्सिमम वोट क्या है। सिंपल इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोटर्स हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही को चुन के देना है, एक ही मेंबर को, और उसके लिए भी 5 लोग इलेक्शन में खड़े हैं। तो 100 वोटर्स हैं, सीट एक चुनी जाएंगी, 5 लोग खड़े हैं, 100 वोटर्स ने वोट किया। एग्जाम्पल, ए को 23 वोट्स मिले, बी को 22 वोट्स मिले, सी को 20 वोट मिले, डी को समझ के चलो 19 मिले, ई को 21 मिले। इस हिसाब से 100 वोट बढ़ गए। ठीक है, एग्जाम्पल। अब ये जो 100 वोट बटे हैं, उन बटे वोट्स में से अगर ए को सबसे ज्यादा वोट मिला है, अगर ये इलेक्शन सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से होगा तो इसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं इसलिए ये चुन के आ गया, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर ये इलेक्शन सिस्टम सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से हुआ है तो इसे मतलब ये चुना गया ऐसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन यही इलेक्शन अगर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होगा तो हम यही कंसिडर करके चलेंगे कि भाई ये जीत गया। हम लोग लोकसभा में अच्छे से समझेंगे इसे। अभी हम लोग सिर्फ सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम देख रहे हैं। अभी बस एटलीस्ट इतना समझिए, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम में किसी को ज़्यादा वोट मिले हैं इसलिए वो जीता है, ऐसा नहीं होगा। उसको मैक्सिमम वोट की ज़रूरत नहीं, तो उसे रिक्वायर्ड वोट की ज़रूरत रहती है। और रिक्वायर्ड वोट निकालने के लिए फिर क्या, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला देखते हैं कि रिक्वायर्ड वोट के लिए हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा। अब रिक्वायर्ड वोट निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिक्वायर्ड वोट मतलब किसी भी पर्सन को वो चुन के आया है ऐसे डिक्लेयर करने के लिए उसे जितना रिक्वायर्ड वोट लगेगा, उसका फॉर्मूला है टोटल वैल्यू, जितने भी हमने वोट के वैल्यूज निकाला है, अपॉन जितने लोगों को हमने चुन के देना है उनका नंबर। तो कितने लोगों को चुन के देना है?
एक ही सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है ना प्रेसिडेंट। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट अपॉन जितने लोगों को चुन के देना है उतना एक नंबर, मतलब वो 1, लेकिन फॉर्मूला कहेगा जितने लोगों को चुन के देना है प्लस 1 फॉर्मूला तो लिखो, टोटल वैल्यू ऑफ वोट, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्टेड पर्सन, इलेक्टेड पोस्ट प्लस 1, यहां पे फिर से प्लस 1। तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते कि हमें टोटल वैल्यू कितना मिला था। अभी हमने जो निकाला था उसके हिसाब से तो हमें असेंबली का मिला था 549495, और इसके अलावा हमें इनका जो मिला था वो 549408। इसके हिसाब से 549408 एंड जो भी ऊपर था टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना निकल रहा है 10,98,903, 10,98,903, 10,98,903। इसको फॉर्मूला में रखेंगे हम लोग 10,98,903 अपॉन जितने को चुन के देना है और प्लस 1, मतलब यहां पे हो जाएगा 2, राइट, प्लस 1 निकालो, जो भी निकलेगा 50% प्लस 1 निकलेगा। मगर ऊपर 100, मतलब ऊपर 100 रहते तो सीधा सीधा बाहर 51 निकलता, लेकिन निकाल लो 549 451, ठीक, हाँ ठीक है, बाद में पॉइंट है, मतलब 0.5 है तो वो रहेगा 52, ठीक है। अब ये हुआ रिक्वायर्ड वोट। अब देखो मामला क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल समझ के चलते हैं। अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, एग्जाम्पल के लिए, अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 3 लोग खड़े होते, अब कितने लोग खड़े हो सकते हैं उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, कितने भी लोग खड़े रहते हैं, लेकिन जनरली देखा गया है एक रूलिंग पार्टी खड़ा कर देता है, दूसरा अपोजिशन पार्टी खड़ा कर देता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और कोई पार्टी खड़ा ही नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन मालूम में फालतू में हार जाएगा, पैसा खर्च होगा तो फालतू कौन खड़ा करे, इसलिए नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमने 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए और 3 कैंडिडेट के लिए जो वोटर्स हैं, वोटर्स तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो लगभग 5,000 के आसपास है, लेकिन वैल्यूज तो 10,98,000 जा रहे हैं ना। वोटिंग हो गया, अब वोटिंग में हमें ये समझ में आ रहा है कि लगभग ये जो 10,98,000 वोट बांटे गए, तो इसमें ए को 45, मतलब 4,50,000 इतने वोट गए, बी को 4,20,000 वोट गए। अब 4,4,8 और लगभग 870 और लगभग यहाँ जो बचे हैं समझ के लो कि 3,00,000 समथिंग सी को वोट गए। 10,98,000 वोट इस तरीके से बटे गए। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि सब वोट एक मिले हैं 4,50,000, तो 4,50,000 मिले, इसलिए ए चुन के आ गया क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम में हम लोग मैक्सिमम वोट मिले वो नहीं देखेंगे, हमें देखना है रिक्वायर्ड वोट, और इसलिए हमने रिक्वायर्ड वोट के लिए एक फॉर्मूला रखा। फॉर्मूला ये है कि जितना टोटल वैल्यू तो उसको ऊपर रखो, उसको डिवाइड करो, आपने जितने लोगों को चुन के देना है उससे प्लस 1 करो, 2 निकलेगा, यहाँ प्लस 1 करो तो निकल रहे 549,452। जब तक इतने वोट किसी पर्टिकुलर एक कैंडिडेट को नहीं मिलता है तब तक वो प्रेसिडेंट चुन के आया ऐसे डिक्लेयर नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम ऐसी हो गई, इलेक्शन में ऐसे वोट पड़े, तो फिर क्या, फिर से क्या री इलेक्शन? नहीं, वो री इलेक्शन नहीं करवाना है, इसीलिए तो हमने जो सिस्टम रखा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम में वो है सिंगल ट्रांसफर वोट। और सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम में क्या करना रहता है उसे हम लोग अभी समझते हैं। ये अभी हमने क्या किया ये क्लियर हो गया। क्यों किया? क्योंकि हमें मैक्सिमम वोट से कोई लेना देना नहीं, हमें रिक्वायर्ड वोट चाहिए, और रिक्वायर्ड वोट के लिए हमने ये फॉर्मूला जो है वो रखा है। ठीक है, अब देखें सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम किस तरीके से काम है उसे हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए सेम अगर हम लोग देखेंगे कि ABCDE इतने लोग अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हैं, और अगर चांदनी वोटर हैं और चांदनी चाहती है कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए ई ही प्रेसिडेंट हो,
मतलब चांदनी वोट देना चाहती है ई को, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम में है हाँ ये, तो ई को वोट, ठीक है, चांदनी दे देंगे, चांदनी ने ई को वोट दे दिया, लेकिन सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम में बस एक को वोट देके नहीं होता, तो जितने लोग खड़े हैं उसमें से एक पर्सन को वोट देने के बाद सारे बचे हुए कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देना रहता है कि अगर ये ठीक है मेरा वोट तो इसको गया, लेकिन अगर ये नहीं आ सका तो ये चल जाएगा, इसको देता है। अगर वो भी नहीं आ सका तो एटलीस्ट इसे, आप जैसे एग्जाम्पल यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखोगे, मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए जब आप है ना सारी चीज़ें भरोगे तो आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा ना। सबसे ऊपर तो लिखोगे आप आईएएस, नहीं हुआ तो ठीक है आईपीएस, वो भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये वो भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये समझ में आई बात। ऐसे ही प्रेफरेंस हमें देना ही नहीं। सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम में वोट एक ही पर्सन को जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस सबको जाएगा। तो जैसे एग्जांपल, चांदनी ने ई को भले ही वोट दिया है, लेकिन अब इसे चांदनी को प्रेफरेंस देना है, और इच्छा रहे नहीं रहे देना ही रहता है। तो पता चला आपकी बहुत ही मतलब उसके साथ किसी के साथ बहुत टेढ़ा, कुछ भी हो जाए नहीं दूंगा, अरे भाई देना पड़ेगा, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम है, आप नहीं हट सकते हो, नहीं तो आप वोट ही मत करो, सीधा सीधा मामला, आपको सबको प्रेफरेंस देना रहेगा। तो फिर चांदनी चारों को प्रेफरेंस देंगी, लेकिन चारों को देंगी, ऐसे नहीं कि चार में से एक को देना है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, क्योंकि अभी आपको वोट करना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। समझ के चलो कि चांदनी ये चाहती है कि ई तो ठीक है प्रेसिडेंट चुन के, अगर ई नहीं आया तो ठीक है, फिर मेरा पहला प्रेफरेंस जाता है बी को। अगर बी भी नहीं आया तो चांदनी कह रही कि ठीक है, फिर मेरा दूसरा प्रेफरेंस जाता है डी को, ये भी नहीं आया तो सी को, ये भी नहीं आया तो डी को। इस तरीके से सबको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? वो इसलिए क्योंकि बहुत बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है। कैसी? कि किसी को भी रिक्वायर्ड वोट नहीं मिले। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना कि किसी को भी रिक्वायर्ड वोट नहीं मिले, तो ये जो प्रेफरेंस वाला मामला है ये बहुत काम में आता है। तब कैसे, उसी को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? चल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेंगे, 5 लोग इलेक्शन में खड़े हैं और एग्जाम्पल के लिए किसी भी पर्सन को, मतलब किसी कैंडिडेट को चुन के आने के लिए अगर 5 वोट्स रिक्वायर्ड है तो 5 वोट्स रिक्वायर्ड है तो क्या होगा, उसे समझने की कोशिश करेंगे और इनका इलेक्शन लेंगे। तो इलेक्शन लेंगे मतलब आप में से अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हो, आप अभी वोट करोगे। वोट करते समय आपने सिस्टम समझ लिया कि आपने वोट एक ही को देना है, प्रेफरेंस लेकिन सबको देना है। आपने अगर ए को वोट दिया है तो आप प्रेफरेंस बाकी चारों को दोगे। ठीक है, मुझे पता है ये जो एक्सपेरिमेंट है पिछले 11 सालों से फेल होते आ रहा है। हर बार क्लास में हम लोग इस तरीके से एग्जाम्पल बच्चों को समझाने के लिए मैं लेता हूँ कि चलो बच्चे भाई वोट करके समझ पाएंगे कि किस तरीके से इलेक्शन होता है, लेकिन इतनी खिचड़ी कर देते हैं बच्चे कि उस इलेक्शन का पूरा मतलब सत्यानाश हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, घर की बात है, थोड़ी ना यहाँ से या भी प्रेसिडेंट बन के जा रहा है, नहीं चल जाएगा, घर की बात है। तो हम लोग वोटिंग लेंगे। अब आपकी समझ गए ना, आपने वोट एक को देना है और बाकी आपको आपने प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो बोलो पहले कौन देगा? हाँ दे दो गुस्से से मत देखो बेटा, इधर देख लो, चांदनी। हाँ ठीक है, हाँ चांदनी। हाँ बेटा किसको दोगे? सी को दोगे? हाँ एक मिनट, तो चांदनी जी का वोट जा रहा है सी को। हाँ ठीक है, प्रेफरेंस ए को पहला, ठीक है, डी को दूसरा, ठीक है, हाँ ठीक। चलो इसके बाद, अरे रोज रोज चांस नहीं मिलता है, इसके बाद कोई पूछेगा नहीं आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने के लिए। मिल रहा है यहाँ पे, दे दो वोट। बोलो। हाँ फर्स्ट डी को, फर्स्ट डी को, ओके हाँ ठीक है, ठीक है, ई, ठीक है, हाँ नेक्स्ट। हाँ सानिया बोलो बेटा। ई को वोट, ठीक है, डी, ठीक है। इधर पुरुष वर्ग,
हैं? बोलो, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, ये देखो यहाँ क्या हालत है, बोलो। हाँ अभिषेक, दो बेटा ए को, ठीक है, बी, हाँ डी, ठीक, चलती गाड़ी, हाँ ठीक है, ओके। हाँ और चलो लास्ट अभी कोई भी, ऐश्वर्या, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ऐश्वर्या, बी, ठीक है, चलो बी को भी वोट जाता है ऐश्वर्या का। ए, ठीक है, डी, हाँ, सी, ई, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही इमोशनल होके वोट करते हो, प्रॉब्लम में है, इसलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल में क्लासरूम में नहीं ले सकते। जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि अगर चांदनी ने किसको वोट किया था, सी को, हाँ चांदनी ने अगर सी को वोट किया तो बिल्कुल अनुष्का चाहेंगे कि नहीं यार, सी को ऑलरेडी वोट गया ना, हम उसे वोट देंगे जिसे वोट नहीं गया। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल उसे सेट कराना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग, मैं कुछ एक्स्ट्रा के वोट डालता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो हम लोग इनके वोट्स कैलकुलेट करेंगे कि किसे कितने वोट गए हैं। लगभग सभी को गए क्या, एक एक, सभी को एक एक गए ना, मतलब यहाँ ए को ए गया है, बी को भी गया एक, इसलिए तो अब आप समझोगे पहली बार कि आपको क्यों नहीं बुलाया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ये रीजन है, ठीक है, ठीक है। उसको मैं कि अगर एक्स ने एग्जाम्पल, एक्स ने 1 को वोट दिया, फिर भी नहीं होगा, उसको एक काम करते, एक इसको तो निकाल ही देते हैं। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पे ए को टोटल नंबर ऑफ वोट गए हैं 1 2 3, ठीक है, 3 वोट गए हैं। बी को वोट गए हैं 1 2, ठीक, इसको 2 वोट गए हैं, और सी को एक ही वोट गया है। क्लियर? अब ए को अगर 3 वोट गए हैं तो ए ये प्रेसिडेंट चुन के आ गए, ऐसे डिक्लेयर किया जाएगा क्या? तो नहीं, क्योंकि हमने यहां बगल में लिखा है कि भाई उसे रिक्वायर्ड वोट की जरूरत है 5। तो मामला है कि अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि इन 3 कॉम्पिटिटर्स में से, ये देखो फर्स्ट फेज हो गया ना इलेक्शन का, ये फर्स्ट फेज हो गया। अब किसी को रिक्वायर्ड वोट नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, मतलब फिर से री-इलेक्शन लेंगे? नहीं भाई, इतना कौन चकलस करते बैठेगा, बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। हम सिंगल ट्रांसफर वोट इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर किसी को रिक्वायर्ड वोट नहीं मिले तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि सबसे कम वोट जिसे मिले हैं हम उसे पकड़ेंगे और उसको इस कॉम्पिटिशन से बाहर फेंक देंगे। ये किसी काम का नहीं हमारे, कुछ भी हो जाए। वैसे भी इस सी से ए और बी कभी भी आगे है ना, तो कुछ भी हो जाए, सी तो नहीं चुन के आ सकता, इसलिए वो हो गया हमारे लिए यूजलेस। लेकिन बस उसको यूजलेस करके नहीं होगा, आपने उसको यहाँ से बेदखल तो कर दिया, लेकिन आपने उसके वोट्स यूज करना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो वो कोई काम का नहीं। मतलब किस तरीके से, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सी को किसने वोट किया था। तो वोट 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 यहां पे मिल रहा है हमें कि यहां पे सी को यहां पे वोट मिला है। तो सी को वोट मिलने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि सी को तो हमने निकाल दिया, लेकिन सी को जिसने वोट किया था उसने पहला प्रेफरेंस किसे दिया था? तो पहला प्रेफरेंस मिलता है ए को, राइट। तो सी का ये जो वोट है, अब इसे तो यहां से निकाल दिया गया, लेकिन इसका पहला प्रेफरेंस ए को गया है, तो इस आधार पे ये पूरा वोट ट्रांसफर हो जाएगा ए को, और ए को एक बार वो ट्रांसफर हो गया तो अब एक वोट बढ़ गया, मतलब अब ए के वोट मिले हैं 4, ठीक है। लेकिन यहां पे भी बात बनी, अब तक नहीं बनी। तो अब क्या किया जाएगा, अब दोनों ही तो है कॉम्पिटिटर, अब दोनों में से आपको एक को 4 है, दूसरे को 2 है, तो 2 बी वाला, अब ये इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा, लेकिन भगा काम नहीं होगा। आपने ये देखना पड़ेगा कि बी को जिसने वोट दिया था ये यहाँ पे मिल रहा है वोट, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे मिल रहा है वोट, तो बी को वोट देने वाले ने पहला प्रेफरेंस किसे दिया था? ए को दिया था, तो बी का ये पूरा वोट ट्रांसफर हो जाएगा ए को। अब यहाँ हुए उसके 5 वोट, और अब ये एज अ प्रेसिडेंट चुन के आया, ऐसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग इस सिस्टम को कहते हैं सिंगल
ट्रांसफर वोट सिस्टम। और सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम कब यूज में आएगा? जब भी किसी कैंडिडेट को रिक्वायर्ड वोट नहीं मिले तो हमने ये देखना है कि भाई ठीक है, अगर रिक्वायर्ड वोट नहीं मिले तो सबसे कम किसे वोट मिले, जिसे सबसे कम वोट मिले उसको पकड़ो, उसको भगा दो। लेकिन उसको जिसने वोट दिया है उसके बाद देखो कि उसके वोट के बाद प्रेफरेंस किसे मिला है, जिसको भी प्रेफरेंस मिला है उसे वो वोट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेंगी जब तक किसी पर्सन को रिक्वायर्ड वोट नहीं मिलते। हमारे देश के हिस्ट्री में ऐसा एक ही बार हुआ। 5th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे गिरी और रेड्डी में। पहले गिरी पीछे चल रहे थे, रेड्डी आगे चल रहे थे, लेकिन ये आगे पीछे वाला जो भी मामला था उसमें रिक्वायर्ड वोट किसी को नहीं थे। फिर क्या, फिर सिंगल ट्रांसफर वोट इसी तरीके से यूज़ करना पड़ा और उसके बाद गिरी सामने हो गए और आपके जो रेड्डी है वो पीछे हो गए और गिरी बने उस टाइम के कंट्री के प्रेसिडेंट। आप चार्ट में देख लेना, आपके बुक में एक चार्ट है उसमें आपको दिखेगा कि जो वोट परसेंटेज मिला था ना बिल्कुल वो एकदम माइनर, जैसे 50% समथिंग वोट गए थे गिरी को और 49 के आसपास गए थे रेड्डी को। तो सोचो इतना शॉर्ट डिस्टेंस आज तक किसी का नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ जितना इनका हुआ है। तो ये एक ही बार ऐसा यूज हमने किया है, लेकिन ये तब यूज होता है जब किसी को रिक्वायर्ड वोट नहीं मिलते। क्लियर? आपको लगता है हल्के फुल्के में लिख के रखो कि अगर किसी को रिक्वायर्ड वोट नहीं मिले तो सबसे कम वोट मिलने वाले कैंडिडेट को उसको मिले हुए वोट जो है वो ट्रांसफर हो गए, इसे जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है उसे। समझ में आया ना ये मेथड? लास्ट टाइम भी शायद हमारा डिस्कशन हुआ है, इसके बाद भी मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि बेसिकली इंडिया में दो टाइप ही इलेक्शन प्रोसेस दिखती हैं। एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दूसरा सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। जहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है ना, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम नहीं है, वहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। पर्सन जाएगा, एक वोट देगा, वापस आ जाएगा, मामला खत्म। तो जहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है, जैसे राज्यसभा, इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपका स्टेट का काउंसिल, ये सारे इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम से जाते हैं। वहाँ पे सारे हमें सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम मिलेंगे। कोई भी ऑर्डिनरी इंडियन ये सिस्टम, ये भाई उसको वो पॉलिटिकली थोड़ा सा उसे पता तो रहना चाहिए ना। यहाँ तो लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जाके भी गड़बड़ कर देते हैं। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, वहाँ गड़बड़ होता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि इंजन का बटन दबाना था, झाड़ू दब गया, होता है ऐसा। सही मैं आपको अभी बताऊँ कि अभी नगर पंचायत के इलेक्शन थे लास्ट टाइम, ठीक, और नगर पंचायत के इलेक्शन में हमारे जोन की बात है, हमारे जोन से जो कैंडिडेट खड़ा था उसी के रिलेटिव आए थे, उसके मेरे ख्याल से पापा ही आए थे, यहाँ तक बात हो गई। अब ठीक है भाई, उम्र हो गई, अब उनकी लड़की लेके गई और लेके तो गई, अब ठीक है वो बस वहाँ तक जा सकते हैं, अंदर तो जा नहीं सकती कि हाँ पापा यहाँ बटन दबाओ, ऐसे तो नहीं कर सकती, वो सीक्रेट आपका रहता है, वोट कोई नहीं जा सकता। तो पापा आ गए और पापा ने सही में, वो थे बीजेपी से, और उन्होंने सही में कोई गलत बटन दबा दिया। इतना बड़बड़ करते हुए क्या पापा इतने बार तो बोला है जहाँ कमल दिखेगा वही दबाना है, वही दबाना है। अब वो बोल रहे ठीक है बेटा आप जाने दो, हो गया क्या करें। यहाँ ये हालत है, मतलब कमल खिलाना है या ट्रेन चलानी है या झाड़ू उठाना है, बहुत बार हमें यही नहीं समझता। तो यहाँ सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम तो जनरल इंडियंस का बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है। लेकिन फिर भी आप बस मतलब जनरल जो है हम लोग, जनरल नॉर्मल सिटीजन्स, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम एक बार हम लोग एक इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कुछ भी हो जाए बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपको कौन बुलाएगा? आप लोकसभा के होने वाले हो क्या मेंबर, असेंबली के? नहीं, तो मुश्किल है। वाइस प्रेसिडेंट भी सेम, राज्यसभा भी सेम, राज्यसभा के लिए भी आपको वोट करना है तो आपको असेंबली के वो करना पड़ेगा। लेकिन जो स्टेट का जो काउंसिल रहता है ना, विधान परिषद में जो वोटर्स रहते हैं तो उसके 5 अलग अलग टाइप पड़ते हैं, हम लोग बाद में देखने वाले हैं। उसमें से एक टाइप रहता है, वो रहता है स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। और स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब वो कॉन्स्टिट्यूंसी कि भाई जो भी पर्सन ग्रेजुएट हो चुका है और उसका ग्रेजुएशन होके 3 साल हो चुका है, वो पर्सन जाके बस उसे रजिस्टर करना है कि मैं एज अ वोटर मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं आता हूँ बिल्कुल स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक बार आपका नाम चढ़ गया तो आप फिर उस विधान परिषद के इलेक्शन में वोट कर पाओगे।
5 ऐसे फैक्टर हैं, स्टूडेंट का वो है कॉन्स्टिट्यूंसी, देन आपका टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उसमें से हम लोग स्टूडेंट उसमें जा सकते हैं। जब हम लोग देखेंगे ना काउंसिल, तब उसको आप अच्छे से और समझेंगे। क्लियर? ठीक है ये बात। बस एक बात याद रखिए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम खड़ा होता है और किसी को भी चैलेंज करना है कि नहीं भाई गड़बड़ हुई है इलेक्शन में, हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे, इसको मतलब इसका जजमेंट सही तरीके से हो पाए, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ भी गड़बड़ हुई तो उस गड़बड़ को लेके, उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके जजमेंट देने का राइट सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 71 से सुप्रीम कोर्ट को है और किसी को नहीं। मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कॉन्फ्लिक्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ही उस पर जजमेंट दे सकते हैं। भले ये कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, अगर किसी को भी उस इलेक्शन को लेके कंप्लेंट करना है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आपका सुनेगा, लेकिन कोई भी पर्सन इस रीज़न को लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल था वो इनकम्प्लीट था और इसीलिए इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं हुए। इस इनकम्प्लीट इलेक्टोरल बॉडी थी, इस रीज़न से कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। जैसे क्या मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करते हैं। टोटल वोटर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 4896 हैं। इन सारे वोटर्स का मिलके जो बन रहा है वो है उसका इलेक्टोरल बॉडी। मैंने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉडी इनकम्प्लीट था, इस रीज़न को सामने करके कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि समझ के चलो कि 4896 वोटर्स हैं तो ये 100% वोटर्स हैं। तो जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं तो क्या ज़रूरी है कि पूरे के पूरे 4986 वोटर या फिर 4896 वोटर 100% वोटर्स वोट करने गए? हो सकता है कि इसमें से 300 वोटर्स 400 वोटर्स गायब थे, सिर्फ 450 वोटर्स ही थे, तो 450 वोटर्स ने ही वोट किया। टोटल वोटर्स तो 4896 हैं, मतलब आपका इलेक्टोरल इनकम्प्लीट है। इस नाम को लेके, इस पॉइंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं बोला सकता कि नहीं भाई ये फेयर इलेक्शन नहीं हुए फेयर इलेक्शन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ आपको ओथ के लिए ना बहुत कॉमन क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन किसके सामने ओथ लेता है। ओथ बहुत बार ना इजी भी हो जाता है, क्योंकि बस आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट को छोड़ दिया जाए तो पूरा गांव प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपके मिनिस्टर्स हो गए, आपके मेंबर्स हो गए, क्याग हो गया, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर हो गए, सब लोग ओथ लेंगे प्रेसिडेंट के सामने। अरे लेकिन वो किसके सामने लेगा, बस क्वेश्चन आपने ये समझना है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रेसिडेंट के ओथ की बात करें तो क्या वैसे आपके हिसाब से किसके सामने? सीजीआई के सामने। यस, प्रेसिडेंट अपने पोस्ट का ओथ लेते हैं सीजीआई के सामने, और अगर सीजीआई ना हो तो सीजीआई के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो भी मोस्ट सीनियर जज है उनके सामने वो ओथ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 years फिक्स है, ऐसा नहीं। जनरली 5 years का टर्म है। अब वो हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी कारण से वो जो टर्म है वो 5 साल के पहले भी फिनिश हो सकता है, और किसी कारण से वो 5 साल से थोड़ा कुछ ज़्यादा भी जा सकता है। एकदम मतलब इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि 5 साल से पहले किस किस कारण से उनका जो टर्म है वो फिनिश हो सकता है। तो जैसे उनका डेथ हुआ हो इस कारण, या फिर उन्होंने रिज़ाइन किया हो, ये एक रीज़न रह सकता है, या फिर उन्हें इम्पीचमेंट लगा के निकाल दिया हो, ये भी एक रीज़न रह सकता है। यहीं पे अगर हमने रिज़ाइन लिखा है तो ये भी समझ लेंगे कि अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना है तो वो अपने पोस्ट का रिज़ाइन किसे देंगे। जैसे ओथ तो उन्होंने ली थी सीजीआई के सामने, अब बात है रिज़ाइन की। तो प्रेसिडेंट को अगर रिज़ाइन देना है तो वो रिज़ाइन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं जिस रीजंस के कारण जो 5 साल का टर्म है वो पहले ही ख़त्म हो सकता है प्रेसिडेंट का, अगर वो खुद होके वो रिज़ाइन दे रहे हैं, या फिर हाउस उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा रहा है, या फिर उनका डेथ हो रहा है। लेकिन किसी कारण से उनका जो टर्म है वो किसी कारण से सामने पोस्टपोन भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि हो रहा है फिर से डायरेक्टली 5 साल के लिए नए इलेक्शन नहीं ली जा रहे, ऐसा नहीं है।
हो सकता है 2 4 5 दिन 10 15 20 दिन हो सकता है इधर उधर। किस कंडीशन में? हो सकता है कि जब उनका टर्म फिनिश होते जा रहा है और प्रेसिडेंट के नए इलेक्शंस लेने थे, किसी कारण से वो टाइम टेबल थोड़ा इधर उधर हो गया और नए प्रेसिडेंट को पोस्ट पे आने के लिए कुछ दिन और लग सकते हैं। तो जब नए प्रेसिडेंट को आने के लिए अगर कुछ दिन और लग सकते हैं, बस उसी कंडीशन में उनका जो टर्म है वो उतना 8-10 दिन के लिए पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मतलब 5 फिक्स एकदम ऐसा नहीं है। ऐसे कंडीशन में वो पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे रेयर ही होगा ना, बिल्कुल भी हर बार नहीं होता है। ये जो उनका टर्म दिख रहा है लगभग 5 साल का, तो ये 5 साल का जो टर्म है ये मतलब अपने लाइफ में कोई भी पर्सन बस एक ही बार ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आ सकता है क्या इंडिया में? तो ऐसा बिल्कुल भी कोई कंपल्शन बिल्कुल डाला नहीं है किसी भी पर्सन पे। जो पर्सन आया है प्रेसिडेंट बना है वो अपने नेक्स्ट टर्म के लिए भी खड़ा रह सकता है, फिर से चुन के आ सकता है और वो इस तरीके से कितने भी बार चुन के आ सकता है एज अ प्रेसिडेंट। उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं डाला गया है। ठीक है, इसको हमें इसलिए भी देखना है क्योंकि जब हम लोग यूएस के प्रेसिडेंट दिखते हैं तो वहां पे हमें कुछ कंपल्शन दिखते हैं। बस हम लोग इंडिया का एक एग्जांपल लेंगे। जैसे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। जब थर्ड टर्म की बारी आई तो राजेंद्र प्रसाद इन्होंने खुद मना कर दिए कि भाई हो गया ना, 2 टर्म के लिए काफ़ी है, मैं प्रेसिडेंट था, अब और बाकी लोगों को चांस देते हैं, मैं खड़ा नहीं होगा। तो भाई ये इंडिकेशन है बस, ये कोई रूल नहीं कि नहीं 2 ही बार खड़े हो सकते हैं हम लोग, तीसरी बार नहीं हो सकते। नहीं, ये इंडिकेशन है कि नहीं ठीक है काफ़ी हो गया 2 टर्म। ठीक है, तो हमारे कंट्री में ऐसा कोई रूल नहीं। लेकिन अगर हम लोग यही बात यूएस की करें, सो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्ट्रिक्शंस यूएस प्रेसिडेंट को लगाया है। पहली बात, यूएसए के जो प्रेसिडेंट रहेंगे उनका जो टर्म रहता है वो टर्म 4 साल का। और यूएसए में कोई भी पर्सन अपने लाइफ में अपने पूरे लाइफ पीरियड में सिर्फ और सिर्फ ही प्रेसिडेंट रह सकता है, मतलब 2 टर्म के लिए। 2 टर्म के लिए 2 से ज़्यादा टर्म यूएसए में नहीं है। जैसे एग्जांपल लेंगे कि बराक ओबामा, इन्होंने अपने लाइफ के दोनों टर्म यूज़ कर लिए थे। ऑफ कोर्स वो मोस्ट ऑफ जितने भी फेमस प्रेसिडेंट होके गए हैं यूएसए में, ठीक है, उनमें से एक बराक ओबामा में। ये नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे फेमस है, ऐसे नहीं भाई। जॉन कैनेडी हुआ या फिर आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हुआ या फिर अब्राहम लिंकन, ये बड़े फेमस और बड़े बड़े नाम हैं यूएसए के प्रेसिडेंट के। लेकिन बराक ओबामा भी एक बड़ा नाम है, बहुत अच्छे उनके वो दोनों टर्म गए इंडिया के साथ, दोनों टाइम पे बहुत अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन ऑफ कोर्स जब दोनों टर्म उनके फिनिश हो गए तो थर्ड टर्म के लिए वो अनक्वालिफाइड थे। तो फिर हमारे दुनिया के सरपंच आ गए, डोनाल्ड ट्रंप, 16 से लेकर 20 को तो फिर ठीक है, नेक्स्ट एक मतलब अलग बंदा आ गया। उसके बाद फिर 24 को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। अब ये रहेगा 28 तक, जब तक वो है हमारा इंडिया का रुपया ऐसे गिरता रहेगा, सही में और कुछ नहीं होने वाला। अब 28 के बाद ट्रम्प को लेकिन थर्ड चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। और एक बात, अब यहाँ तक आए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से ये प्रोविज़न है कि भाई कोई भी पर्सन 2 टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग देखें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 3 टर्म अपने लाइफ के यूज़ किए हैं, 3 टर्म। ये बहुत बाद में, लगभग 1967 के आसपास की बात है। यूएसए में 22nd अमेंडमेंट हुआ और 22nd अमेंडमेंट हो के ये कंडीशंस या फिर ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो डाले गए कि कोई भी पर्सन 2 टर्म से ज़्यादा। इम्पीचमेंट ये प्रोसेस क्या है? इम्पीचमेंट ये प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिमूव करने का एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसे हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। ये जो प्रोविज़न है हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से। और आर्टिकल 61 से ये जो प्रोसीजर या फिर ये जो प्रोविज़न चलता है, तो भाई अगर हम लोग प्रेसिडेंट को पोस्ट से निकाल रहे हैं तो कोई भी रीज़न सामने रख के हम प्रेसिडेंट को पोस्ट से निकाल सकते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कोई भी रैंडम रीज़न सामने रख के प्रेसिडेंट को पोस्ट से नहीं निकाल सकते। प्रेसिडेंट को पोस्ट से निकालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल एक ऑफिशियल रीज़न दिया है और वो रीज़न है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसने प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके
अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसने कुछ किया है, उसके हाथ से कुछ भी ऐसी गलती हो गई है जो कहीं ना कहीं प्रूव कर रही है कि ये वॉयलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ही हम उनके ऊपर इम्पीचमेंट चला सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात, जो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर रहेगा प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटाने का, ये प्रोसीजर पूरा कहाँ चलेगा, मतलब कौन इनिशिएटिव ले सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारा प्रोसेस जो चलेगा वो पार्लियामेंट में चलेगा, बिल्कुल पार्लियामेंट में चलेगा, वो और कहीं नहीं जाने वाला। पार्लियामेंट के बोथ हाउस में, दोनों हाउसेस में ये प्रोसेस चलेगा। पार्लियामेंट में चलने वाले इस प्रोसेस को हम लोग क्यूजी जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। देखिए, अगर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला रहता ना तो हम उसे कहते थे जुडिशियल प्रोसेस। इसको समझो, अगर ये प्रोसेस, ये इम्पीचमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला रहता तो इसे हम लोग जुडिशियल प्रोसेस कहते, लेकिन वो पार्लियामेंट में चल रहा है। पार्लियामेंट में अगर कोई चीज़ चल रही तो हम उसे जुडिशियल प्रोसेस नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे क्यूजी जुडिशियल प्रोसेस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में प्रेसिडेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाएंगे, उस एलिगेशन को प्रूफ किया जाएगा। तो आप सोचो कि एलिगेशंस लगा रहे हैं, हम उस एलिगेशंस को प्रूफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जुडिशियल प्रोसेस है ना। लेकिन कोर्ट में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट में हो रहा है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं इसे क्यूजी जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, क्लियर? अब ये जो पार्लियामेंट में चलने वाला प्रोसेस है, ये बेसिकली किस हाउस में चल सकता है या किस हाउस में हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसको समझ। जो कुछ हो रहा है सिर्फ पार्लियामेंट में हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर और कुछ नहीं है। आपको अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट लाना है तो हमें एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा। रिजोल्यूशन लाके हमें उस रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। अगर रिजोल्यूशन दोनों हाउस में पास होता है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस पास हो गया। ठीक है, अब वो जो रिजोल्यूशन आएगा, वो रिजोल्यूशन बेसिकली पहले किस हाउस में आएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ कंडीशन रखा है क्या कि प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट चलाने के लिए रिजोल्यूशन पहले किस हाउस में आएगा? तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप उसे पहले लोकसभा भी ला सकते हैं या फिर आप राज्यसभा भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी आ सकता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। बहुत स्पेसिफिकली लिखो, क्योंकि बाद में जब आप लोग देखोगे वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए सबसे पहले वो जो प्रस्ताव है वह पहले राज्यसभा में ही आएगा, उसके बाद ही लोकसभा जाएगा। तो फिर बाद में ना दिमाग के कीड़े बड़े हाँ क्वेश्चन करते कि अगर प्रेसिडेंट के लिए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये है प्रोविजन, तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट के लिए भी हो, इसलिए स्पेसिफिक लिख के रखो। किसी भी हाउस में हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन इनिशिएटिव लेने के पहले आपने एक काम करना है। आप किसके खिलाफ ये प्रोसेस चला रहे हो? प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो आप जब ये प्रोसेस हाउस में लाओगे, उस हाउस में उस प्रोसेस को चलाने के 14 डेज पहले आपने प्रेसिडेंट को इस इम्पीचमेंट को लेके नोटिस भेजना जरूरी। 14 दिन पहले, इस 14 दिन को याद रखो। मैक्सिमम प्रोसेस को 14 डेज मांगा जाता है, आपने पहले उन्हें नोटिस देना है 14 दिन पहले। लोग कहीं पे भी ला सकते हैं। चलो राज्यसभा ही लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, कि अगर हमने प्रेसिडेंट के खिलाफ ये जो प्रोसेस चलाया है, अगर उसे राज्यसभा में रखा, तो राज्यसभा में रखने के लिए भी प्रॉपर कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन जाके इस रिजोल्यूशन को रख रहा है कि नहीं प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है हमने इम्पीचमेंट चलाना है, बिल्कुल नहीं। अगर राज्यसभा के मेंबर्स को अगर इनिशिएटिव लेना है, राज्यसभा के मेंबर्स को लगता है कि वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, अगर इन्हें इम्पीचमेंट चलाना है, तो राज्यसभा के टोटल मेंबर्स के 1/4 मेंबर ने रिटर्न में राज्यसभा के स्पीकर को इस रिजोल्यूशन को देना जरूरी है। राज्यसभा के 1/4 मेंबर इनिशिएटिव लेते हैं तो इम्पीचमेंट सामने आ सकता है। ठीक, इतना भी 61, 62 नंबर्स निकलेंगे ना, 245 के 1/4, एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ आपको मेंबर लगने वाले हैं। 10, 20, 30, 40 से काम नहीं होने वाला। 1/4 मेंबर ऑफ दिस हाउस। सेम अगर लोकसभा में लाते तो सेम, लोकसभा के टोटल मेंबर्स के 1/4 मेंबर्स ने इनिशिएटिव लेना जरूरी रहता था। एग्जाम्पल में हमने राज्यसभा रखा, राज्यसभा में पहले तो 14 डेज के पहले प्रेसिडेंट को नोटिस दी गई, उसके बाद जो है वो 1/4 मेंबर्स ने राज्यसभा के स्पीकर को वो चीज़ रखी उनके सामने, और फिर जब इम्पीचमेंट प्रोसेस राज्यसभा में चलाया जाएगा तो राज्यसभा में
उस रिजोल्यूशन को, उस इम्पीचमेंट प्रोसेस को पास करने के लिए अगर राज्यसभा के टोटल मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स ने उस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया, इसका मतलब राज्यसभा मान रही है कि वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। लेकिन उसके लिए 245 राज्यसभा के टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 मेंबर का फेवर उस रिजोल्यूशन पे रहना चाहिए। ठीक है, अगर इतने वोट नहीं पड़े तो ये रिजोल्यूशन यहीं पे खत्म हो जाएगा, यही फिनिश। एक बार राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ तो फिर ये मामला जाएगा लोकसभा में। जब ये मामला लोकसभा में जाएगा तो सेकेंड हाउस मतलब लोकसभा सेकेंड हाउस है क्या? नहीं, हमने एग्जांपल में राज्यसभा को पहला रखा इसलिए लोकसभा यहाँ पे सेकेंड हाउस है। अगर हमने एग्जांपल में लोकसभा रखा रहता तो ऑफकोर्स राज्यसभा सेकेंड हाउस रहता। सेकेंड हाउस में प्रेसिडेंट को खुद उस हाउस में आके खुद की सफाई देने का पूरा राइट है। वो खुद आ सकते हैं या अपने तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटर को भेज सकते हैं, लेकिन सेकेंड हाउस में, क्योंकि एक्चुअली एलिगेशंस यहाँ पे प्रूफ हो गए। जितने हमने एलिगेशंस लगाए हैं ना वो सेकेंड हाउस में प्रूफ किए जाएंगे। तो भाई जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसे चांस तो दिया जाएगा ना। प्रेसिडेंट खुद आएंगे, अपने तरफ से कोई रिप्रेजेंटर भेजेंगे, एलिगेशंस लगाए गए, बातें हुई, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, उसके बाद फिर उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग होगा। और इस लोकसभा में भी जो वोटिंग हो रहा है उस वोटिंग में लोकसभा के टोटल मेंबर्स के 543 के अगर ये रिजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हुआ तो जिस दिन लोकसभा में ये 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ उसी दिन प्रेसिडेंट ये वहां से पोस्ट से हट जाएंगे। इम्पीचमेंट प्रोसेस उनके ऊपर पूरा हो गया। बाद में हमने ना मेजोरिटी के टाइप पढ़ना है। बेसिकली मेजोरिटी के दो ही टाइप रहते हैं। एक आपको बस मेजोरिटी और दूसरा रहता है स्पेशल मेजोरिटी। जब हम लोग मेजोरिटी कहते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि 50% + 1 और स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3। लेकिन वो जो मेजोरिटी है ना 50% + 1 उसके 3 टाइप और पड़ते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और आपका सिंपल मेजोरिटी। और ये जो स्पेशल मेजोरिटी है इसके 4 टाइप अलग पड़ते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये टाइप 4 वाला मेजोरिटी देख हम देखो इतने लोगों का रिमूवल करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट दिख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, कैग हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, आपके लोकसभा के स्पीकर हैं, आपके राज्यसभा के स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं। लेकिन ये जो हमने प्रेसिडेंट के लिए जो मेजोरिटी मांगी है ना, ये इस तरीके से मेजोरिटी और बाकी किसी को भी पोस्ट से हटाने के लिए नहीं लगती। ये बहुत मुश्किल है, ये पास होना लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को भी पोस्ट से हटाने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी ही मांगी जाएंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैं बस ऊपर बता दूं, कंफ्यूज हो गए तो भी चलेगा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे ही। सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट से हटाने के लिए जो स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मांगी जाती है ना, वो ये उस हाउस के टोटल मेंबर्स के उस दिन प्रेजेंट एंड वोटेड मेंबर्स में से 2/3। लोकसभा के हाउस के टोटल मेंबर्स के उस दिन प्रेजेंटेड एंड वोटेड मेंबर्स में से 2/3। जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग वोट कर रहे हैं उसके 2/3। यार वैसे नहीं मांगा गया है, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा 543 का 2/3, राज्यसभा के 245 का 2/3। मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रेसिडेंट को हटाना इंडिया में बहुत मुश्किल है। आज तक हमने किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं चलाया तो किसी को हटाया गया हो क्वेश्चन ही नहीं बनता, ठीक। कोई प्रेसिडेंट इस तरीके से नहीं निकले हैं। यूएसए में तो और थोड़ा सा हमें अलग दिखता है। यूएस में भी उनका जो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट वाला जो चलता है ना, वहाँ पे कांग्रेस में ही चलता है। मतलब वहाँ का कांग्रेस क्या, जैसे हमारे लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कह रहे हैं, वहाँ हम लोग कांग्रेस कहते हैं। लेकिन बस फ़र्क ये रहता है ना कि जब वहाँ पे चलता है तो वहाँ के सीनेट में, सेकंड हाउस सीनेट में, वहाँ पे फर्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। कॉमन मतलब हम कैसे बोल रहे हैं, कहीं भी डाल सकते हो, उधर वैसा नहीं, कहीं भी नहीं, पहले रिप्रेजेंटेटिव में डालो, उसके बाद सीनेट जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव में सिंपल मेजोरिटी से पास होता है 50% + 1। सीनेट में जाता है तब वहाँ पे पास होता है 2/3। और सीनेट में उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट मतलब स्पीकर,
वो रहते हैं यूएस के सुप्रीम कोर्ट के सीजी, हाउस का नहीं रहेगा स्पीकर, सीजी बैठेगा, तो वहाँ पे अलग प्रोसेस है, इंडिया में अलग प्रोसेस है, ठीक है। सो इम्पीचमेंट ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम प्रेसिडेंट को, मतलब ये प्रेसिडेंट जो पोस्ट है ये पोस्ट वैकेंट हो सकती है। तो जैसे उनका डेथ हो गया, वैकेंट हो गया, रिजाइन दे दिया, वैकेंट हो गया, इम्पीचमेंट पास हो गया तो भी ये पोस्ट वैकेंट हो गया। अगर किसी भी कारण से प्रेसिडेंट की पोस्ट ये बिफोर उनका जो टर्म था 5 साल, उसके पहले अगर किसी भी कारण से अगर वैकेंट होता है तो हम क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, वैकेंट ही छोड़ देंगे? अरे हम एक दिन के लिए भी वैकेंट नहीं छोड़ सकते, एक दिन के लिए भी नहीं। समझ के चलो, एक दिन के लिए हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट गए हैं श्रीलंका, कम समय था, एक ही दिन, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है 10-10 दिन घूमेंगे, एग्जाम्पल एक ही दिन के लिए गए हैं, सुबह गए दूसरे दिन सुबह आ गए, एग्जाम्पल। तो एक दिन आप प्रेसिडेंट का पोस्ट इंडिया में खाली है तो फिर क्या, तो उस पोस्ट पे कोई ना कोई बैठेगा, मतलब कोई भी जाके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रूल देखो क्या बता रहा है, किसी भी कारण से अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होता है तो उस कंडीशन में हम फटाफट, जैसे डेथ भी हो गई, तो डेथ हुई, समझ के चलो आज दोपहर में डेथ हुई तो शाम तक इलेक्शन लेके हम लोग प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट कर सकते ना, समय लगेगा ना उस चीज के लिए। तो किसी भी कारण से अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर वैकेंट होता है तो उस टाइम पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट के पोस्ट को संभालेंगे, कोई भी रीजन रहे, उनका रिजाइन हुआ, उनका डेथ हुआ या फिर इम्पीचमेंट हुआ, किसी भी कारण से अगर पोस्ट वैकेंट, ऐसे ही नहीं कि वैकेंट ही होगा, ऐसा नहीं, अब्सेंट भी है तो भी। वैकेंट और अब्सेंट का फर्क समझते हो क्या, पहले तो ये बताओ। देखो वैकेंट मतलब क्या, डेथ हो गया खाली हो गया पोस्ट, रिजाइन दे दिया खाली हो गया पोस्ट, मतलब वो वापस आने वाला क्या पर्सन वापस नहीं। इम्पीचमेंट खाली हो गया, लेकिन 2 दिन के टूर पे गए हैं, आएंगे ना वापस, स्वर्ग थोड़ी गए हैं, आएंगे वापस, ठीक है। या फिर अगर सिकनेस में है, एडमिट है 2-3 दिन के लिए, तब भी बोल रहा हूं मैं, वाइस प्रेसिडेंट का काम करेंगे। जैसे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगभग 14 दिन के रशिया के टूर पे गए थे, पूरा 14 दिन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाला था। तो अब वो किसी टूर पे गए हैं तो वो पोस्ट वैकेंट है, ये वर्ड यूज करेंगे हम लोग? नहीं, वैकेंट नहीं है भाई, वो एब्सेंट है, ठीक है, वो अभी खाली है, लेकिन उन्हें निकाला थोड़ी गया, तो वैकेंट नहीं था, ठीक है। बस याद रखिए कि किसी भी कारण अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर खाली हो जाता है तो उस पोस्ट को खाली नहीं रखा जाएगा। जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं हैं, उनको एक ही काम है, किसी भी कारण अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होता है तो आपने जाके बैठना है उस पोस्ट पे। तो वाइस प्रेसिडेंट हो गए देश के प्रेसिडेंट, लेकिन भले ही वाइस प्रेसिडेंट ये देश के प्रेसिडेंट हो गए तो कितने टाइम पीरियड तक, तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक, क्योंकि रूल ये बताता है कि प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होने के बाद विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंट के फ्रेश इलेक्शन लेना कंपलसरी। अब इस बात को भी कंपेयर करना है हमें यूएस से, लेकिन हम लोग जब वीपी देखते रहेंगे ना वाइस प्रेसिडेंट, तब हम लोग देखेंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ाने के लिए वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं रहता। अब क्या करें, वो मतलब कोई काम की नहीं है तो मैं तो भी क्या करूं, मतलब प्रोविजन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक ही 2 चीज़ें ऐसी है जो थोड़ा सा समझाने की जरूरत रहती है, तो यहाँ पे एक है बात, वो हम लोग लेकिन बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए बस याद रखिए, प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर वैकेंट या खाली होता है, कुछ भी हो जाता है, तो तब वाइस प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन अगर गलती से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये दोनों पोस्ट एक ही टाइम पे अगर खाली हो जाए, वैकेंट हो जाए, तो फिर क्या, तो इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कोई प्रोविजन नहीं था। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग भी इंसान ही थे, इतना थोड़ी सोचेंगे कि चलो भाई प्रेसिडेंट नहीं है तो ठीक है वीपी आएगा, वो भी नहीं है तो क्या, इतना कोई सोचा नहीं था। लेकिन एक बार हो गई गड़बड़। देश के प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट थे, तब एज अ प्रेसिडेंट जब थे वो पोस्ट पे, उनका हो गया डेथ। अब डेथ हो गया तो ऑफकोर्स जो वीपी है वो आएंगे प्रेसिडेंट के पोस्ट पे। तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे गिरी, वीवी गिरी। तो गिरी आ गए आपके प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, और उन्हें सामने देखना था प्रेसिडेंट का पोस्ट, लेकिन उन्होंने कर दिया रिजाइन।
तो अब रिजाइन हो गया। यहाँ तो मतलब पहले प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट डेथ हो गई, वीपी अब यहाँ प्रेसिडेंट आ गए, उन्होंने रिजाइन दे दिया। क्या करें, दोनों पोस्ट खाली। अब इस कंडीशन में क्या, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमारे पास कोई मतलब उसके लिए कोई रूल ही नहीं। तो तब फाइनली 1969 में एक एक्ट बनाया था जिसको प्रेसिडेंशियल डिस्चार्ज फंक्शन एक्ट समथिंग ऐसा कुछ तो नाम दिया गया। उस प्रेसिडेंशियल डिस्चार्ज फंक्शन एक्ट से ये रूल बनाया गया कि किसी भी कारण से प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये दोनों पोस्ट एक ही साथ अगर खाली होते हैं तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बनेंगे देश के टेम्पररी प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे जैसे हमने कहा कि जाकिर हुसैन ये प्रेसिडेंट थे, इनका डेथ हुआ इसलिए वीवी गिरी ये वाइस प्रेसिडेंट हुए, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया। इसी कारण उस टाइम फिर जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और फिर हिदायतुल्लाह ये बने देश के प्रेसिडेंट। ये 1969 का एक्ट, प्रेसिडेंशियल डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969। अगर प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट वैकेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अगर दोनों पोस्ट खाली हो गई किसी कारण से तो सीजीआई रहेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और सीजीआई, अगर सीजीआई भी ये भी पोस्ट खाली हुई तो फिर क्या, तो फिर आपके सुप्रीम कोर्ट में एक सीजीआई के अलावा 33 अदर जजेस हैं। तो इन 33 में जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो हो गए प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रोविजन है। प्रेसिडेंट गए तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों गए तो सीजीआई, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सीजीआई तीनों अगर किसी कारण से गए तो मोस्ट सीनियर। समझ के चलो, अगर वो मोस्ट सीनियर भी गया तो उसके बाद जो मोस्ट सीनियर बचा है उसमें से आए सीनियरिटी से। सेम एक्ट यस। उसके बाद वो भी अगर उसे को कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो सीनियर है वो आएगा। अगर उसे भी कुछ हो जाता है, देखो मुर्गियां तो है नहीं, मुर्गियों को होता है कभी कभी एक साथ मतलब जाते हैं वो, तो ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी 1+33 है जजेस। ठीक है, तो उनमें से जो भी सीनियर है सीनियरिटी से आएंगे। प्रेसिडेंट के सैलरीज में चेंजेस करने का जो भी राइट है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट बिल्कुल इनके सैलरीज बढ़ा सकते हैं, सिर्फ बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। प्रेसिडेंट को जरा भी नुकसान हो 1 रुपये का भी, ऐसा कोई भी बदलाव पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ बढ़ा तो बिल्कुल सकते हैं। हर बार सैलरीज जो है वो इंक्रीज हुए हैं। जैसे 2018 तक प्रेसिडेंट को सैलरी जो थी वो 1,50,000 थी, 150, लेकिन 2018 में रिवाइज हुई, सैलरी सभी की हुई, इन्हीं की नहीं, वाइस प्रेसिडेंट की हुई, सभी की हुई। आज प्रेसिडेंट को सैलरी है 5 लाख पर मंथ। के अलावा तो फिर गाड़ी, बंगला, सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड सारी चीज़। उनके रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिलेगा जितना सैलरी था उसका 50%, मतलब 250। बाकी सारी चीज़ें सेम, बस वो जो राष्ट्रपति भवन है वो वहाँ नहीं रह पाएंगे, बाकी प्रीशियस नया बंगला बना के दिया जाएगा, नया बंगला बना के दिया जाएगा, हाँ आफ्टर रिटायरमेंट, यस। और बाकी सारी चीज़ें सेम, गाड़ी, बंगला, सारे अलाउंसेस, सारी चीज़ें। हाँ वो तो राष्ट्रपति भवन है बेटा, वो तो प्रेसिडेंशियल हाउस है। अरे वो क्या आलीशान हाउस रहता है, मतलब कितने कमरे हैं, शायद 35-36 इतने रूम्स है बड़े बड़े। अब सोचो प्रेसिडेंट शायद रोज अलग अलग रूम यूज़ करते होंगे इतने रूम्स है, आप सोचो। लेकिन इतना कि जब उनको रिलेटिव्स को भी अगर इनवाइट करना है तो बड़ा प्रोसीजर से जाना पड़ता है। उनके रिलेटिव्स भी आएंगे तो बड़ा, APJ अब्दुल कलाम थे बेचारे, पता है आपको, कलाम जी जब उनका डेथ हुआ तो उनका बैंक अकाउंट कुछ नहीं था उसके, इतने प्रेसिडेंट होके गए हैं वो। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट थे तब भी और प्रेसिडेंट के बाद भी उनके जो भाई थे, छोटे भाई, वो साउथ में मेरे ख्याल से मुचिया वो बैग सीने का ही काम करते थे। तो आप सोचो कि कितना ईमानदार इंसान होगा, इतना ईमानदार कि जिसने उन्हें गिफ्ट दिया है ना, उसका गिफ्ट का पैसा एटलीस्ट वो दे देते, भाई ये कल चल के मत रखना आशा कि भाई दिया था तूने कुछ मुझे, ऐसा। ठीक है, एनीवे
इनके रिटायरमेंट के बाद भी 50% और सारी चीज़ें, उनके डेथ के बाद भी उनके वाइफ को 50% जो है सारी चीज़ें वो सेम ही है। चलो ये हुई सैलरी के बाद। अब यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट को लेके जितनी भी नॉर्मल बेसिक बातें थी वो ख़त्म कर दिया। अब वो जो समझने वाली बातें हैं, पढ़ने वाली बातें, वो अभी बचे हैं। रोल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उनके क्या जो पावर्स हैं वो पावर्स हमें पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेजिस्लेचर पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, इमरजेंसी के वेटो के पावर्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे इसको।